सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के जो प्रमुख 3 विभाग थे, जिसमें पहला वर्ण विचार, दूसरा वाक्य विचार और तीसरा शब्द विचार था, उसी श्रृंखला में आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थोलॉजी। आइए पहले पढ़ेंगे हम लोग वर्ड, अक्षर, लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और यदि ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ड। जैसे अ, आ, ये सभी भाषा की छोटी इकाई है। यहाँ ये घ अलग होगा और र अलग होगा ना। आगे देखिए, नोट बता रहा वर्ड और अक्षर में थोड़ा अंतर होता है। हाँ, वर्ड और अक्षर में थोड़ा अंतर होता है। अक्षर जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अ धन छ, क्षर। अ मतलब नहीं, क्षर मतलब जिसका क्षरण हो, जिसका नाश न हो। जैसे हम जब किसी वर्ण से स्वर को अलग कर लेते हैं तो वह हलंत जैसे हो जाता है, वह हलंत जैसे हो जाता है। जैसे यदि हम क लिख दें, अगर क से स्वर को निकाल दें तो ये हलंत जैसे, ख से स्वर को निकाल दें तो ऐसे हो जाता है। इन्हें हलंत वर्ण कहते हैं। तो हलंत वर्णों को युक्त वर्णों को वर्ण, तथा ऐसे वर्ण जो, जैसे देखिए यहाँ राम लिखा है। राम शब्द में अक्षर कितने हैं? 2 है, लेकिन वर्णों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 4 है। इसीलिए वर्ण और अक्षर में थोड़ा अंतर होता है। वर्णमाला, वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण धन माला। वर्ण का अर्थ होता है वर्णों का, माला मतलब समूह, अर्थात जिसका अर्थ क्या होता है? वर्णों का समूह। दूसरी परिभाषा ये हो सकती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी लेखन में के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त वर्ण आते हैं, जो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। जबकि उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या यदि कोई पूछे तो उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या होती है 45। वर्ण भेद, वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णों के 2 भेद, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर देखिए वॉवेल्स, जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये हो सकती है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए बोलते समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को बिना स्पर्श किए हुए, बिना अबाध गति से निकल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। आइए अब हम लोग देखेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद, मात्रा के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं। मात्रा या उच्चारण काल, जब हम लोग किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण के दौरान हमारे मुख से, हमारे प्राणवायु से कुछ हवा बाहर निकलती है। उसी के आधार पर स्वरों के भेद 3 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या जिनकी केवल एक मात्रा होती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में
बहुत ही कम समय लगता है या जिनकी केवल एक मात्रा होती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का दूसरा नाम होता है छोटा स्वर। छोटा स्वर कैसे होते हैं, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर अ, उ, ई, री ये सभी क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। लेकिन ये हिंदी वर्णमाला में ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। लेकिन यदि संस्कृत वर्णमाला की बात कर दी जाए तो उसमें एक री, री और री, टोटल मतलब री यहाँ तो है री, री टोटल मिलाकर 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। ये ह्रस्व स्वर को ही हम लोग एक मात्रिक स्वर कहते हैं। आइए दूसरा दीर्घ स्वर, लॉन्ग वोवेल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है या जिनकी 2 मात्राएं होती हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं तथा इसकी 2 मात्रा होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर है। इनका योग कुछ इस प्रकार से होता है जिसका हम लोग विशेषतः प्रयोग संधि में करते हैं। जैसे अ और अ मिलकर आ, अ और ई मिलकर ए, अ और उ मिलके ओ मिलके औ, अ और ए मिलके ऐ, उ और उ मिलके बड़ाऊँ, अ और उ मिलके ओ, और ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई। ये इन सभी का प्रयोग हम लोग संधि में करते हैं। विशेषकर इन सब का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, संधि में करते हैं। आइए अगला स्वर देखेंगे हम लोग प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है तो उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इसे हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे जो हम लोगों के विरहा गायक होते हैं या जो कोई ऐसा गायन करता है जिसमें लंबा आलाप लेने की आवश्यकता होती है तो उस समय वह प्लुत स्वर का प्रयोग करता है। जैसे हम लोग हरे रामा ऐसे गाते हैं तो उसमें हम लोग प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। प्लुत स्वर में जैसे ओम, और प्लुत स्वर की यह पहचान होती है कि इसमें जैसे दीर्घ, किसी भी दीर्घ स्वर के पीछे यदि हिंदी का 3 बना दिया गया हो, किसी भी दीर्घ स्वर के पीछे हिंदी का यदि 3 बन गया हो तो वह स्वर प्लुत स्वर कहलाता है। और हिंदी में प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं होता है, प्रायः प्लुत स्वरों का प्रयोग हम लोग संस्कृत में करते हैं। आइए स्वर का अगला भेद है मुख विवर के खुलने के आधार पर। मुख विवर मतलब जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हम लोगों का मुख द्वार कुछ खुलता है, उसके आधार पर स्वरों के वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 4, जिसमें पहला विवृत। विवृत मतलब ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें हम लोग विवृत स्वर कहते हैं, जिसमें सिर्फ क्या आता है आ। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत हाफ ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है या जिनका जब हम उच्चारण करते हैं जो मुंह है हमारा वह आधा खुलता है उन्हें हम लोग अर्ध विवृत कहते हैं। उनमें अ, ए, अ, ऐ, ओ और आ, इसे हम लोग आगत स्वर कहते हैं। आ, जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर लिखने के लिए इस आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। तीसरा अर्ध संवृत। अर्ध संवृत हाफ क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता है, जब उनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो है वो आधा बंद होता है। इनमें ए और ओ मुख्यतः होते हैं। फिर संवृत, संवृत में 4 स्वर आते हैं जिसमें ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। और संवृत कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संवृत कहते हैं। नोट देखिए, कह रहा सभी स्वर ध्वनियाँ सघोष होती है। सघोष और अघोष के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ इतना समझिए कि सभी स्वर ध्वनियाँ क्या होती है, सघोष होती है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा होती है उन्हें
व्यंजन कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख में एक प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे इसकी अगली परिभाषा है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों को हम लोग स्वरों की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। नोट कह रहा है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। यदि व्यंजनों की कोई संख्या पूछे तो आप लोग कितना बताएंगे? 33। जबकि स्वरों की संख्या 11। अब 33 व्यंजनों की संख्या होती है, लेकिन जब इसमें हम लोग संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 और द्विगुण व्यंजन, इसे हम लोग ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। कुल मिलाकर इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 39 हो जाती है। 39 इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या हो जाती है। लेकिन व्यंजनों की यदि संख्या पूछे तो आप लोग 33 बताइएगा। संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आइए अब हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान, नासिका से या, अंग, ड़, न, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। र और ल का उच्चारण स्थान दंतमूल होता है, दांत के नीचे का भाग होता है। तथा त वर्ग और स का उच्चारण स्थान दंत होता है, इसीलिए इस स को हम लोग दंती स भी बोलते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और इस व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ, दांत और ओठ होता है। और ओ, उ और बड़ा ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ के साथ साथ प वर्ग, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फिर मूर्धन्य मूर्धा के लिए री, ट वर्ग और स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ई, दीर्घ ई, च वर्ग, य और स का उच्चारण स्थान तालु होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। फिर अ, आ, क, ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस प्रकार से विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होता है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे पहला स्पर्श व्यंजन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा व्यंजन जो किसी स्थान को क्या करता हो? स्पर्श करता हो। इसका देखिए परिभाषा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली प्राणवायु मुख के भीतर के विभिन्न स्थानों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि को स्पर्श करते हुए निकले, तो ऐसे व्यंजनों को, ऐसे वर्णों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आइए इन व्यंजनों के बारे में हम लोग देख लें। जैसे पहला आता है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, जिस कारण से इन्हें हम लोग कंठ वर्ण कहते हैं। च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, जिसका उच्चारण स्थान तालु, इस कारण से इन्हें हम लोग तालव्य वर्ण कहते हैं। यदि ये पूछे कि तालव्य वर्ण है तो हम लोग बताएंगे च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, जिसे हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, जिसका उच्चारण स्थान दांत, जिसे हम लोग दंत्य वर्ण कहते हैं। प, फ, ब, म, इसका उच्चारण स्थान होता है ओठ, जिसे हम लोग ओष्ठ वर्ण कहते हैं। फिर कह रहा है अंग, इया, ड़, न, म व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका के साथ साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श होता है, इसीलिए इन्हें हम लोग नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। व्यंजनों के अगले प्रकार में है प्राण या श्वास के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। श्वास या
प्राण के आधार पे व्यंजन दो प्रकार से होते हैं, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, अथवा जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राणवायु कम निकले, थोड़ी निकले, तो उसे हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा, यर, लव, अड़ अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। फिर सुनिए, अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के, चाहे वह क वर्ग हो, च वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, फिर उसके बाद अंतस्थ वर्ण यर, लव, अंतस्थ वर्ण यह आपके अल्प प्राण होते हैं। अगला महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, उसके साथ ही उष्म व्यंजन स, 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 ह और ढ़ यह भी महाप्राण व्यंजन होते हैं। महाप्राण व्यंजन के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राणवायु की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। इनके अगले प्रकार में घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। पहला सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियाँ पास पास आ जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण में इसमें प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और उसके बाद यर, लव, ह, फिर उच्छिप्त वर्ण, यह सभी आप लोगों के सघोष के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण यर, लव, अंतस्थ वर्ण, ह और उच्छिप्त वर्ण आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। और सघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ पास पास आ जाती हैं। अगला देखिए अघोष। अघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है, अर्थात स्वर तंत्रियाँ दूर हो जाती हैं। इनमें पहले प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण और उसके बाद स, 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 ये तीनों स और प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण अघोष कहलाते हैं। अब आगे देखिए अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच होता है उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण हम लोग स्वर और व्यंजन दोनों के रूप में करते हैं, इसीलिए यह अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। अंतस्थ वर्ण चार होते हैं, य, र, ल, व, यह अंतस्थ वर्ण होते हैं जिसमें य और व को, य और व को हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। य और व को हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। ल को पार्श्विक स्वर, यदि कोई पूछे पार्श्विक स्वर किसे कहते हैं तो पार्श्विक स्वर ल को कहते हैं। और र को हम लोग कहते हैं लुंठित स्वर, ल को कहते हैं लुंठित स्वर। य, र, ल, व यह चार अंतस्थ वर्ण है जिसमें य और व को अर्धस्वर, र को लुंठित स्वर तथा ल को पार्श्विक स्वर कहते हैं। अगला देखिए उष्म संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और गर्मी पैदा करे, इसलिए इसे हम लोग उष्म वर्ण कहते हैं। जैसे ठंड के मौसम में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उस कारण से हम लोगों के मुख से एक स, स, स की ध्वनि उच्चरित होती है, जिससे एक विशेष गर्मी की अनुभूति होती है, इसीलिए हम लोग इसे उष्म या संघर्षी वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या भी होती है 4, स, 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 ह, यह उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को
स्पर्शकर्षित झटके के साथ नीचे की ओर आए उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन में ड और ढ आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग कर देना। शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। यदि शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, क्योंकि वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और जब शब्दों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे आहट, आ, ह, अ, ट, अ, इस प्रकार से यह वर्ण विच्छेद शुद्ध होता है। यह वर्ण जो हलंत वर्ण है इन्हें हम हलंत वर्ण कहते हैं। जैसे नीलेश, न, ई, ल, ए, स, अ, यह वर्ण विच्छेद है। आगे देखिए वर्ण संयोग। संयोग का अर्थ होता है जुड़ाव। वर्णों के परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजन और स्वर का संयोग, जैसे का, की, रा, री, यह व्यंजन और स्वर का संयोग। दूसरा व्यंजन और व्यंजन का संयोग। अब व्यंजन और व्यंजन में भी ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न प्रकार के व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तित रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें त्र बनता है त और र से, स्र बनता है स और र से, छ बनता है क और स से, और ज्ञ जो बनता है वह ज और यहाँ से बनता है। इस प्रकार से संयुक्त वर्णों की संख्या हिंदी में 4 होती है। दूसरा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कक, चक, पक, ये सभी आप लोगों के द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। देखिए वर्ण संयोग नोट कर रहा है। वर्ण संयोग शब्दों को जन्म देकर भाषा निर्माण की भूमिका को निर्वहन करता है, क्योंकि वर्ण के संयोग से ही शब्द बनते हैं और शब्दों के संयोग से ही वाक्य और वाक्यों के सहयोग से ही हम लोग भाषा का निर्माण करते हैं। आगे देखिए अयोगवाह। अयोगवाह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अयोग धनवाह, अर्थात जिन व्यंजनों का जाति योग न तो स्वर के साथ हो न ही व्यंजनों के साथ होता है, इसलिए उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। फिर भी यह अर्थ वहन करते, इसलिए इन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जो न तो स्वर के साथ होते हैं न ही व्यंजन के साथ होते हैं, किसी के साथ यह योग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब किसी के साथ जब जुड़ जाते हैं फिर भी अपने अर्थ का वहन करते हैं, अपने अर्थ को ढोते हैं, अपने अर्थ को देते हैं, इसीलिए हम लोग इसे अयोगवाह कहते हैं। और हिंदी में अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। पहला अंग अनुस्वार, फिर अ विसर्ग। इस प्रकार से अयोगवाह की संख्या 2 होती है।